गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम हमारा जो टॉपिक क्लास में रह गया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक हमारा चला हुआ था पब्लिक ऑर्डिनेंसेस एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट के रोल के बारे में हम बात कर रहे थे। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन वी आई डिस्कस अबाउट लास्ट डेट। कल थी बेटा आपकी 23 जनवरी। क्या थी? 23 जनवरी। ठीक है। अब इस डेट को ऐसा क्या खास है कि मैंने इसका जो है जिक्र पहले लेसन में स्टार्टिंग से पहले आपका किया है। तो वो बेटा कल का जो दिन था वो बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। इतिहास में क्यों था? हमारे जो एक सुपर हीरो जिसे हम कह सकते हैं उनकी कल जो थी एनिवर्सरी थी, और वो एनिवर्सरी जो थी वो उनकी 125 मतलब वो इन्होंने किया। काफी प्रयास किए इन्होंने कि भारत जंगों से छुड़वा सके, उनसे आजाद करवाने के लिए टाइम टू टाइम पर अलग अलग समय में इन्होंने काफी अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया है। तो सुभाष चंद्र बोस, अगर हम इनके बर्थ की बात करें तो इनका जो बर्थ था वो बेटा हुआ था आपका 23 जनवरी, यानी आपका ये तो अब आपको पता ही है कि 23 का हम जिक्र कर रहे हैं, मतलब 23 को ही जन्म हुआ है। लेकिन अगर हम ईयर की बात मतलब इनका जन्म 23 जनवरी कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बेटा कटक। कटक जो उड़ीसा के अंदर पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी माँ जो थी उनका नाम था प्रभावती देवी जो थी वो थी। और जो है इन्होंने बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली ये रहे हैं। ये जो थे ये 14 भाई बहन थे। अब आप बोलेंगे बहुत ज्यादा थे, बिल्कुल सही है। ये जो है 14 भाई बहन थे। सुभाष चंद्र बोस जो है इनके फादर एडवोकेट थे, पहले सरकारी वकील थे, लेकिन बाद में भाइयों में से ये 6 नंबर के थे। सुभाष चंद्र बोस जो है ये 6 नंबर के थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है बचपन से ही प्रतिभाशाली रहे हैं। और इन्होंने उस समय की जो सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी आईसीएस, ठीक है, बहुत ही, क्योंकि इसको एक ही चांस उस टाइम में ब्रिटिशर जो थे वो देते थे। तो आईसीएस जैसी परीक्षा को इन्होंने जो है पास किया था। और इस परीक्षा के अंदर इन्होंने 4th रैंक जो है वो हासिल किया था। ठीक है। हम बात कर रहे हैं 1919 की, जब ये इंग्लैंड गए थे। सुभाष चंद्र बोस जो है इंग्लैंड चले गए थे। किस लिए गए थे भाई? वो इस आईसीएस परीक्षा को पास करने के लिए इंग्लैंड गए थे, वहां कोचिंग लेने के लिए। उसके बाद 1920 में ये वहां पर सेलेक्ट हो जाते हैं, आईसीएस ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन अब इनको ये बात रियलाइज हुई कि भैया अगर मैं इस पद पर रहा तो मैं अपने देश के लिए कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मैं ब्रिटिशरों का गुलामी बन के रह जाऊंगा, जो इन्हें कतई मंजूर नहीं था। और इसीलिए इन्होंने क्या दे दिया? रिजाइन। इन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया 1921 के अंदर, क्योंकि ये किसी भी हालत में ब्रिटिशरों की गुलामी करना पसंद नहीं करते थे। अब क्योंकि काफी प्रतिभाशाली थे तो इनकी आईसीएस की एक घटना है जो काफी महत्वपूर्ण है, और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आईसीएस की जब इंटरव्यू इनके चल रहे थे इंग्लैंड के अंदर, तो उस समय की हम एक घटना बताते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये कितनी प्रतिभा के धनी थे, या फिर इनके पास कितनी इंटेलिजेंस जो थे वो थी। जैसे ही ये एंटर होते हैं वहां पर इंटरव्यू देने के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति थे वो सभी कौन थे? ब्रिटिशर थे। तो अब ब्रिटिशरों के सामने एक छोटी सी उम्र का एक नौजवान जाता है सुभाष चंद्र बोस इंटरव्यू के लिए। तो जैसे ही ये जाते हैं वो सभी हंसने लग जाते हैं।
और क्योंकि उनको ये लगता है कि इंडियंस जो होते हैं वो फूल होते हैं, उनको अंदर दिमाग तो होता ही नहीं है, बुद्धि नाम की चीज नहीं होती उनके पास, है ना। और अपने आप को ही सुपीरियर मानना वो उनका जो है वहम होता ही है। अब क्या होता है, जैसे ये इंटरव्यू देने के लिए वहां पर जाते हैं, तो इंटरव्यू देने के दौरान जो है इनसे एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि ये जो पंखा है, इस पंखे के अंदर, पंखा चल रहा था, गर्मी का टाइम था, तो पंखा चल रहा है, इस पंखे के अंदर पंखुड़ियां कितनी है, मतलब कितने जो है इसके अंदर जो है पंखुड़ियां जो है उनकी नंबर पूछा गया था कि कितने हैं। अब सुभाष चंद्र बोस ने जैसे ऊपर एक बार देखा तो देखने से उनको ये लगा कि भाई पंखा इतनी तेजी से चल रहा है, तो ऐसे में कोई भी, वो क्या, कोई भी इंसान उनकी पंखुड़ियों को नहीं गिन सकता। अब जैसे ही सुभाष चंद्र बोस की नजरें ऊपर होती हैं, वो देखने लगते हैं कि भैया कितनी पंखुड़ियां हैं, उसी टाइम जो है सारे ब्रिटिश जो बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने वाले, वो हंसने लग जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि भाई इनके पास नहीं है, बुद्धिमान तो ये होते ही नहीं है, तो ये कैसे बता पाएगा, ये नहीं बता पाएगा। और वो ये शर्त रख देते हैं कि अगर तुमने इसका जवाब गलत दिया तो तुम इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। और अगर तुमने सही जवाब दिया, ठीक है, तो तुम इसके लिए सिलेक्ट कर लिए जाएंगे और आपसे कोई सवाल जो है इसके बाद नहीं पूछा जाएगा। अब सुभाष चंद्र बोस जो है वो सोचते हैं कि भाई यहाँ तो हमारी बेइज्जती हो रही है और हमें इसका जो है ब्रिटिशरों को जवाब देना जरूरी है। तो वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना आंसर आपको दूंगा, और अगर मेरा आंसर सही होता है, अगर मैं जवाब सही दे पाता हूं, तो इसके बाद आप किसी भी इंडियन से ये नहीं कहेंगे कि वो बुद्धिमान नहीं होते या फूल होते हैं या इस तरह की बातें। और इस इंटरव्यू में हम, इसके बाद आप मेरे से कोई सवाल भी नहीं करेंगी। वो कहते हैं ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो अपनी सीट से खड़े होते हैं, खड़े होके जाते हैं स्विच के पास, स्विच को बंद करते थे। और क्या है, बेटी सर देखते रह गए भी ये क्या हुआ। वो पंखा बंद हो जाता है, तो पंखा बंद होने के बाद पंखुड़ी गिनना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उन्होंने आराम से पंखुड़ियां गिनी और सही जवाब जो है वो उनको दिया। अब इस बात से ब्रिटिश सर बिल्कुल दंग रह गए, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर जो इंटेलिजेंस थी वो कितनी हद से ज्यादा थी। किसी भी स्थिति में अपने आप को ढालना या समझना या फिर उनके अनुसार करना, काफी प्रतिभाशाली ये रहे हैं। अब आईसीएस बन गए, लेकिन आईसीएस बनने के बाद भी इनके मन की जो भावनाएं थी वो शांत नहीं हुई। गांधी जी उसी समय में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो चला रखा था इंडिया के अंदर, और इन्होंने काफी कुछ सुना हुआ था गांधी जी के बारे में। तो ये बाद में वहां पर जाते हैं, गांधी जी के संपर्क में आते हैं, और जो मूवमेंट चलते रहते हैं उनके अंदर ये पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपने पद से ये 1920 पे होते हैं। अब बेटा क्या होता है, अब जो है रिजाइन देने के बाद इंडिया वापस आते हैं और वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। अब 1928 के अंदर एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में नेहरू के फादर थे, तो वो अध्यक्ष रहते हैं, और उसमें ये कहा गया कि भाई हम जो है एक पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ब्रिटिशर इस बात को नकार देते हैं, गांधी जी भी इसके पक्ष में नहीं थे। तो इस बात पर सुभाष चंद्र बोस उनसे अड़ जाते हैं। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जो है उनके विचार कभी आपस में, जब ब्रिटिशर इस बात को नकार देते हैं तो 1930 के अंदर जो ब्रिटिशर हैं वो, सॉरी 1930 के अंदर लाहौर के अंदर एक अध्यक्ष जो है कांग्रेस का की प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कौन थे, जो हमारे पंडित थे। 1938 के अंदर हरिपुरा जो है वहां पर कांग्रेस का एक सेशन हुआ, और इस सेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र
बोस ने, ठीक है। उसके बाद 1939 के अंदर भी जो है यही चुने जाते हैं अध्यक्ष, लेकिन इनके और गांधी जी के, जैसे मैंने पहले ही बताया कि गांधी जी के विचार जो है सुभाष चंद्र बोस से मेल नहीं खाते। इससे पहले भी क्या हुआ था कि 1930 या 31 का टाइम था, 1930-31 के समय में, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे जो लीडर थे, जब उनको जेल में बंद कर रखा था और सुभाष चंद्र बोस भी उसी टाइम जेल में थे, तो गांधी जी अंग्रेजों से मिलते हैं और बड़ी नरमाई से पेश आते हैं। मतलब अगर गांधी जी उस टाइम चाहते तो वो भगत सिंह, क्योंकि बाकी लीडर्स को भी उन्होंने रिहा करवा लिया था, बाकी नेताओं को भी, लोगों को भी उन्होंने रिहा करवाया था, लेकिन वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे प्रतिभाशाली या फिर आप ये कहिए ब्रेव जो पर्सन थे, उनको इनके लिए गांधी जी ने कुछ खास नहीं किया, और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जो है वो उनसे काफी नाराज थे। तो मतलब इन दोनों की बनती नहीं थी। तो 1939 के अंदर जो सेशन हुआ उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि उनके जो हितैषी है राव सीतारमैया जो है वो उनको लीडर बनाना चाहते थे। तो सुभाष चंद्र बोस अपने पद से रिजाइन दे देते हैं और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। उनके बाद में अंग्रेजों द्वारा उनको घर में, उनके कलकत्ता के अंदर जो घर था वहां पर उनको नजरबंद किया जाता है, लेकिन वो ब्रिटिशरों को जो है धोखा देके अफगानिस्तान वगैरह से होते हुए वो वापस जो है टोक्यो पहुंच जाते हैं। और टोक्यो के अंदर पहुंचने के बाद आजाद हिंद फौज जो है, उस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। आजाद हिंद फौज जो है उसकी स्थापना की थी बेटा रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की मदद से रेडियो जो है वहां से, रेडियो बर्लिन के अंदर जो रेडियो है वहां से इन्होंने देश के नाम एक संदेश दिया था, और उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध नारा जो है, अगर उनके स्लोगन की हम बात करते हैं, स्लोगन सुभाष चंद्र बोस ने जो स्लोगन दिए थे, जैसे जय हिंद, जय हिंद का जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। इसके अलावा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो जैसा नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था वहां से। और उसके बाद अगर हम ये कहें कि सबसे जो प्रसिद्ध नारा हुआ सुभाष चंद्र, था ये सुभाष चंद्र बोस ने ही। बात कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस की, और भी काफी बातें हैं इनके बारे में, बट हमारा जो सेशन है आज का वो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर नहीं है, क्योंकि इनकी कल एनिवर्सरी थी। कौन सी थी बेटा? 125th, यानी 125वीं जो है जयंती कल हमने इनकी मनाई है सुभाष चंद्र बोस की। तो इसीलिए मैंने आपको इनके बारे में बताया है। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो हमारे रिस्पेक्टेड पीएम है नरेंद्र मोदी जी, ग्राम जो है जो प्रतिमा है जो इनकी है सुभाष चंद्र बोस की, वो दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थापित की है। और वो जब तक ग्रेनाइट की उनकी पूरी प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती, जब तक वो लोकोग्राम जो है वहां पर रखा जाएगा। तो इससे पहले हम जो है 24 जनवरी से जो हमारा रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसकी जो परेड होती है वो परेड 24 जनवरी से हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। तो 24 जनवरी से जो प्रिपरेशन स्टार्ट होती थी, इस बार ये घोषणा हुई 23 जनवरी से, यानी इनके बर्थ जो एनिवर्सरी है उसी दिन से हमने जो है स्टार्ट करेंगे, और उस जयंती को भी हमने इसी में शामिल किया है। ठीक है बेटा, जो इनकी लोकोग्राम प्रतिमा होगी जो 125वीं जयंती पर निकाली गई है, वो बेटा 28 फीट यानी जो है लगभग 20, जो इनके जयंती के ऊपर नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। ठीक है बेटा, तो हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना ही। बाकी अगर हम इनके बारे में डिटेल से बात करें तो बेटा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े लीडर इंडिया के रहे हैं। इन्होंने जब तक हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई ऐसा माना जाता है कि इंडिया में अभी तक इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि इनकी जापान वगैरह है उनके अंदर 18 अगस्त को
18 अगस्त को उनका मानना है कि 1945 को जो है इनकी डेथ हो गई थी एक एरोप्लेन क्रैश के कारण। एरोप्लेन क्रैश हुआ था जिसमें इनकी डेथ हुई थी, बट भारत की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं माना गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनको जो है रशिया की किसी जेल के अंदर डाल दिया गया था और जो है वहीं पर ये कह रहे कितने साल के बाद इनकी डेथ हुई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनके बारे में ऑफिशियली हमारे पास कोई खबर नहीं है। बट आज भी जापान के अंदर वहां के जो लोग हैं वो बड़ी धूमधाम से 18 अगस्त को उनके डेथ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही इतिहास में एक जाना पहचाना नाम है। क्या कहिए आप, युग पुरुष जो है वो आप इसे कह सकते हैं कि काफी प्रतिभाशाली जो है ये रहे हैं। देश को आजाद करवाने के लिए काफी प्रयास इन्होंने अपने लेवल पर किए हैं, लेकिन गांधी जी के इनके जो विचार थे वो आपस में मेल नहीं खाते थे। गांधी जी के विचारों से इनका मतभेद हमेशा से चलता रहा है, क्योंकि गांधी जी जिस तरीके से भारत को आजाद करवाना चाहते थे, या फिर आप ये कहिए कि जिस तरीके से उन्होंने नॉन वायलेंस वाली बातें कही हैं, तो वो सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि जब तक हम अपने हिसाब से स्ट्रगल नहीं करेंगे या जब तक हम अपने हक की नहीं लड़ेंगे तब तक ब्रिटिशर मांगने से हमें कोई चीज मिलने वाली नहीं है। तो काफी इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं, उनकी कल एनिवर्सरी थी, इसीलिए हमने थोड़ा सा डिस्कशन उनके बारे में किया है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस लेसन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उसमें हमने वाटर के बारे में बात की थी भाई कि वाटर जो है वो किस तरीके से है, साथ ही साथ जो वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई जो सेफ ड्रिंकिंग आपका वाटर है उसके बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा जो है हमने सैनिटेशन के बारे में बात की थी, सैनिटेशन जो है क्या है, या फिर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वाटर के पोल्यूट होने के कारण जो है होती हैं। तो ये हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी थी। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप लास्ट वाली जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। अब हम इसमें आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं एक बार। तो हमारा जो था जिसमें वाटर के बारे में हमने बात की, सैनिटेशन के बारे में बात की, सबसे जो बात करेंगे वो फिजिकल और जो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार देख लीजिए इसके बारे में, जो आपका फिजिकल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो देखिए सोशल सॉरी हो चुका था, तो हम फिजिकल के बारे में बात करेंगे। फिजिकल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिजिकल और इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हमारे आएंगे भाई ट्रांसपोर्ट जो है वो आएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा ट्रांसपोर्ट जो है, जो यातायात के साधन है वो आएगा, और कम्युनिकेशन जो है वो इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो है वो रहेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द डे टू डे एक्टिविटीज। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, आपके घरों में आप देख सकते हैं कि अगर बिजली नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपकी एक बेसिक नीड बन चुकी है जिसे कंप्लीट करना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द डे टू डे एक्टिविटीज, यानी हमारी हर दिन की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद आता है कि द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग द conveniential and non-convenience means of energy for the कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे कॉन्वेंशियल जो सोर्सेस हैं एनर्जी के, और जो नॉन कॉन्वेंशियल सोर्सेस हैं जिनसे हम जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वही बताया गया है कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं ये रिक्वायर करती हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि गवर्नमेंट ऐसे जो हमारे कॉन्वेंशियल परंपरागत और गैर परंपरागत जो सोर्सेस रहे हैं
इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनको कंटिन्यूस क्या करें, उनकी जो है बढ़ाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सेकंड नेसेसिटी इज ट्रांसपोर्ट, दूसरी जो इनमें जरूरी चीज है वो है ट्रांसपोर्ट। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए कोई भी सामान है तो उसको जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा इन विच जिसके अंदर रेलवे आता है आपका, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट आर इंक्लूड। के लिए अपने प्रयास कर रही है। इंडिया इज ए गरीब देश है इन विच मोस्टली पीपल आर डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। देखिए भाई, भारत के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कार है आपके पास कार है, ठीक है, और आप उससे कहीं पर भी एक आपको कहीं जाना है, स्कूल है ना, तो आप कार से जा रहे हैं। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, जैसे आपका है बस, ठीक है, या फिर आप कहीं रेलवे, रेल आप कह सकते हैं। तो रेल जो है, इसके द्वारा अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो मतलब आपका खर्चा जो है वो कम हो। कि सबसे चीपेस्ट अगर कोई जो ट्रांसपोर्ट का है तो वो रेलवे ही है। इसके अलावा जैसे अगर आप मान लीजिए रोडवेज है आपकी, है ना, तो उसके थ्रू भी अगर आप जा रहे हैं तो आपका क्या होगा, एक बस के अंदर कितने सारे लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं और उनसे आपका खर्चा भी क्या हो जाएगा, कम। साथ ही साथ जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, तो वो भी मान लो एक तो एक ही व्हीकल के अंदर डले, और अगर आप सभी अपनी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबको क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए चलने के लिए रहेगी। और इसमें ये है कि आपको कार खरीदने के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी वो जो लोगों की सुविधाओं के लिए चलाए जाते हैं, तो पब्लिक लोगों के लिए ही ये ट्रांसपोर्ट होता है, तो जो काफी चीपेस्ट होता है। तो जैसे बस वगैरह है, तो इनके द्वारा अगर आप जा रहे हैं तो एक गाड़ी के अंदर इतने लोग आएंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक है, तो काफी सारी बेनिफिशियल चीजें इसके अंदर हो जाएंगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं यानी जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और जिनको गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए, यानी जिसमें गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, साथ ही साथ पब्लिक को भी फायदा होता है और हमारे एनवायरनमेंट को फायदा होता है। एनवायरनमेंट को सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि पोल्यूशन कम हो जाता है, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनके बारे में बताया गया है कि ये सभी जो मोस्टली जो लोग हैं, क्योंकि भारत गरीब देश है, इतना ज्यादा नहीं है कि सबके पास अपने अपने पर्सनल व्हीकल हो, इसीलिए क्या किया गया है कि वो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करती है कहीं पर भी आने जाने में, जो काफी अच्छा भी है। उसके बाद therefore public transport has been developed for the कॉन्वीनियंसेस ऑफ द कॉमन पीपल, लोगों की सुविधाओं के लिए भी, आम लोग जो है उनके लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप किए गए हैं। तो पब्लिक बस सर्विस आर मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट, जो पब्लिक बसें होती हैं, गवर्नमेंट की जो बसें होती है, जो रोडवेज बसें होती हैं, ये अवेलेबल करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब इनके अंदर कितना भी जैसे पेट्रोल का खर्चा है या डीजल का है या फिर आपका ये कहिए मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो सारा खर्चा कौन उठाता है, वो हमारी गवर्नमेंट उठाती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये लोगों को अवेलेबल करवाए जाते हैं। मेट्रो रेल सर्विस हैज बीन स्टार्टेड इन डिफरेंट सिटीज ऑफ कंट्री एज ए यूजफुल अल्टरनेटिव। मेट्रो रेल की अगर हम बात करते हैं तो मेट्रो जो सर्विस है आज के समय में दिल्ली जैसे जो बहुत ही पोल्यूटेड शहर बन चुके हैं, या आप ये कहिए जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, तो अगर वहां पर आप पर्सनल व्हीकल, एक एक व्यक्ति जो है अपनी अपनी गाड़ियां लेकर वहां जा रहा है, जैसे ऑफिस में ही जा रहा है, तो वहां पर रोड जो है वहां पर जाम की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोग कभी टाइम पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। तो दिल्ली जैसे शहरों के अंदर जो बड़े शहर हैं और जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा रहती है, तो ऐसे शहरों के लिए मेट्रो जो है वो एक लाइफलाइन का काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मेट्रो से काफी जो है उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, आने जाने की कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उसमें फटाफट आप चले जाएंगे, कोई जाम नहीं कुछ नहीं, तो फटाफट आप अपने काम भी कर सकते हैं, चीपेस्ट भी है, आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल ज्यादा जलाएंगे बजाय मेट्रो के, है ना, तो मेट्रो काफी सस्ता पड़ जाता है। तो इसीलिए मोस्टली जो लोग हैं जो बिग सिटीज हैं वहां पर मेट्रो को सबसे ज्यादा प्रेफर दिया जाता है।
तो इनका काफी यूजफुल अल्टरनेटिव है ये बड़े अलग अलग शहरों में। तो व्हाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है कि भाई हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या करती, क्या रोल करती है। अब जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमें जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड, हमें क्यों जरूरत है भाई कि हमारे जो भी काम है वो गवर्नमेंट ही करे या फिर पब्लिक फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाने का काम है वो गवर्नमेंट ही करती है, तो ऐसा क्यों है। तो देखिए वाटर, सैनिटरी फैसिलिटी एंड हेल्थ केयर, जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर क्या है, सैनिटरी फैसिलिटीज ही क्या है और जो है हेल्थ केयर क्या है। तो ये जितनी भी हमारी हैं सम ऑफ आवर मोस्ट बेसिक नीड। अब इनमें कुछ जो बेसिक नीड है हमारी बिसाइड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है इनके अलावा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा स्कूल कॉलेज आर आल्सो, मतलब तो हमारी है जैसे वाटर हो गया आपका, हेल्थ केयर हो गया या सैनिटेशन हो गया। तो इनके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या स्कूल है या कॉलेज है, तो ये भी एक परफेक्ट लिविंग के लिए क्या होते हैं भाई, बहुत ही जरूरी होते हैं। उसके बाद the responsibility of providing these facility has to be undertaken by someone or some agencies। अब ये जो जिम्मेदारी ली गई है लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने की, ये जिम्मेदारी जो है ये ली गई है या तो कुछ लोगों के द्वारा ली गई है ना, कि समवन के द्वारा ली गई, या फिर कुछ जो सम एजेंसीज हैं उनके द्वारा लोगों को सुविधाएं देने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ एजेंसियों को ठेके पे दे देती है कि भैया आपको ये देखना है, इससे जो फायदा होगा वो आप देख लेना, कर लेना। तो मतलब एजेंसीज जो है उनको भी सौंपा जा सकता है या कुछ जो फ्यू पर्सन है उनको भी ये जो है दिया जा सकता है कि आप ये लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, इनसे दोनों को फायदा होता है, सरकार को भी और जो ले रहा है उसको भी, और कॉमन पर्सन को तो होता ही है। So the agencies providing these facility do not make enough profit। ये जो एजेंसीज होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं बेसिक फैसिलिटीज जो है इनमें अगर हम प्राइवेट एजेंसीज को आप ये कहिए उनको अगर आप कोई भी काम सौंपते हैं तो वो सबसे पहले लोगों की सुविधाओं के बारे में ना सोच के किसके बारे में सोचेंगे, वो अपने खुद के पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि मैं इनसे कितने रुपए कमा सकता हूँ, कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए इसके अंदर, इसको लेने के लिए मुझे इतने पैसे खर्च करने पड़े तो बदले में मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है। तो वो लोगों के प्रॉफिट के बारे में कम और अपने प्रॉफिट के बारे में ज्यादा जो है सोचते हैं कि लोगों को फैसिलिटी जो है वो कम दी जाए और प्रॉफिट उनको ज्यादा हो। तो therefore the private companies do not show much emphasis about such project। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं क्योंकि उनमें ज्यादा प्रॉफिट उनको बचता नहीं है, तो यही कारण है कि वो लोग, उनके मन में ज्यादा उत्साह नहीं होता इस तरह का कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए हम गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करें। तो इसमें लोग कम ही आगे आते हैं, उनके अंदर उत्साह कम हो जाता है, या फिर ये कहिए कि ये कंपनियां ऐसे मामलों में अपना इंटरेस्ट नहीं शो करती। देयर इंटरेस्ट लाइज इन प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज, इनका जो मेन इंटरेस्ट होता है वो ऐसे उद्योगों के अंदर होता है जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा क्या कमा सके, अपना प्रॉफिट करवा सके। तो दे कैन प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज, तो इस तरह से वो उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा के, बट दे कुड नो दे वुड डू इट एट ए प्राइस दैट ओनली फ्यू पर्सन कैन अफोर्ड। और पब्लिक फैसिलिटी के नाम पर जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाते हैं उनको सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ ही लोग होते हैं यानी जिनके पास पैसा है, ऐसे व्यक्ति तो उन फैसिलिटीज को जो है अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब इंसान ऐसे को अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे अगर हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें इन कंपैरिजन ऑफ पब्लिक जो हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल की तुलना में जो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर ऐसे लोग जाएंगे जिनके पास पैसा है, गरीब इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। हालांकि फैसिलिटी ज्यादा कहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि वहां आपको अपने पैसे से खर्च करना पड़ता है, जिसमें
प्राइवेट यानी जिसने वो हॉस्पिटल खोल रखा है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऐसे मामले में जो लोग हैं वो इस तरीके का चुनते हैं कि उनसे खुद को पर्सनल प्रॉफिट ज्यादा हो और लोगों को सुविधाओं के, इनका जो फायदा है वो सभी लोग नहीं उठा पाते हैं। जिनके पास पैसा है ऐसे व्यक्ति ही इनका फायदा उठा पाते हैं, जो कॉमन पर्सन है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। फॉर दिस रीजन, और यही कारण है कि भाई दिस रीजन एंड बिकॉज पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड, की ये लोगों की बेसिक नीड के ऊपर रिलेट करते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड देम, जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको प्रोवाइड करवाने की, मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट ही होती है जो लोगों के प्रॉफिट के बारे में सोचती है, ना कि खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। अगर हम किसी ग्रुप को, एजेंसी को अगर ये चीज सोचते हैं तो वो लोगों की फैसिलिटी के बारे में सोचने की बजाय वो खुद की फैसिलिटीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर जो केसेस होते हैं जिनमें देखने को मिला है, व्हेन द गवर्नमेंट ट्राई टू गिव कॉन्ट्रैक्ट, कि जब ऐसे मामले में सरकार जो है कोशिश करती है कि लोगों को इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिए जाए टू प्राइवेट कंपनी टू सप्लाई वाटर और डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पानी सप्लाई करने का काम है या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, तो द कॉस्ट ऑफ दीज फैसिलिटीज इंक्रीज, तो इनमें जो फैसिलिटीज जो हैं उनकी क्या बढ़ जाती है, प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। सिंस फैसिलिटी आर नीडेड बाय वन एंड ऑल, यानी वो फैसिलिटीज जो जरूरती होती हैं एक के लिए या सभी के लिए, देयरफॉर इट बिकेम द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए ये हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्राइम ड्यूटी होती है कि भाई वो देन एट ए प्राइस दैट एवरीवन कैन अफोर्ड, कि वो लोगों को फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाए वो इस आधार पर करवाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठा सकें और कम रेट पर हो ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके। उसके बाद मैनी काइंड्स ऑफ टैक्सेस आर पेड बाय पीपल टू द गवर्नमेंट, काफी सारे टैक्स जो होते हैं वो पेड किए जाते हैं लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को। तो द मनी कलेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो पैसा टैक्स के रूप में आपने कलेक्ट किया है उस पैसे को इलेक्ट्रिसिटी वाटर टैक्सेस जो है फॉर एग्जाम्पल शुड बी यूज टू प्राइवेट पब्लिक फैसिलिटी, तो जो पैसा सरकार टैक्स के रूप में कलेक्ट कर रही है चाहे वो वोटर से कर रही है या फिर जो आम लोगों से जो टैक्स वसूला जाता है, इनकम टैक्स जो है, तो उस टैक्स का प्रयोग जो है सरकार लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए करे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद आता है भाई इस लेसन की समरी, लेसन आपका हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है जो फर्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट परफॉर्म मैनी फंक्शंस, सोशल प्रोस्पेरिटी इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन ए वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये काफी सारे वर्क करती है, फंक्शंस करती है, जिसमें सोशली जो प्रॉपर्टी है वो मेन रूप से डिपेंडेंट करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक जो हमने अभी बात की जो आपका बेसिक है या फिजिकल है और इकोनॉमिक है, और दूसरा आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक फैसिलिटीज इंक्लूड, यानी इसके अंदर क्या क्या शामिल है, तो वो है आपका वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन एटसेट्रा। और इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, की ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी लोगों को जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रोवाइड करवाए। लास्ट इसके अंदर आपका आ जाता है कि पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड, कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं ये रिलेट करती हैं लोगों को कि वो उनकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करें, एंड देयरफॉर, और इसके लिए इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए। तो ये बेटा आपका लेसन था कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारा लेसन, इसकी रीडिंग आपकी हो चुकी है, तो आप इसकी समरी अपनी एफसी के अंदर कर लेंगे। एक्सरसाइज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कल हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बेटा आपके जो लेसन हुए हैं, जो रोल ऑफ कोर्ट वाला था और अंडरस्टैंडिंग मार्गलाइजेशन वाला जो लेसन हमारे हुए हैं, उन लेसन के क्वेश्चन आंसर आज आपको रोल ऑफ कोर्ट एंड पुलिस वाला जो लेसन है उसका
जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर की वो मैं आज आपके पास सेंड कर दूंगी, आपको वो अपनी एफसी में करना है, ठीक है भाई। और इसके अलावा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगती है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो भाई मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। तो स्टे होम स्टे सेफ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।